सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते की शुरुआत हुई है, थोड़ी सी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन रिकवरी काफी बढ़िया। चार्ट देखते हैं निफ्टी का, स्क्रीन पर आएगा। जहां से खुले थे वहां से काफी ऊपर है। दिन के दौरान थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हुआ है कि लाल निशान आप 3 जगह देख सकते हैं जहां पर मार्केट फिसला था, लेकिन अब 50 अंक ऊपर है और मैं देख भी रहा हूं कि बहुत सारे स्टॉक्स में ऑफलोज की रिकवरी है। निफ्टी बैंक को देखा जाए कि क्या एक्शन यहां पर देखने को मिला, तो 228 अंकों की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। एक बार निफ्टी आईटी बढ़ाते हैं क्योंकि इसने पिछले हफ्ते बहुत परेशान किया था। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि मार्च 2020 के बाद से सबसे खराब हफ्ता पूरा निफ्टी आईटी के लिए था। आज भी देखिए कोई मजा नहीं है, गिरावट काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। 235 अंक नीचे निफ्टी आईटी नजर आ रहा है। अब तो जहां से खुला वहां से गिरावट ही आ रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मिड कैप की झलक हमने देखी थी, 21 अंकों का कट है, बहुत ही फ्लैट है। काफ़ी बार हरे निशान में आया लेकिन बहुत ही सुस्त एक्शन है। स्मॉल कैप की बात करें तो इससे भी कुछ बात करके फ़ायदा नहीं, लेकिन हालांकि जहां से खुले थे वहां से ऊपर ही चल रहे हैं। आप समझ लेते हैं कि पूरी मार्केट का हालचाल क्या है, कितने शेयरों में खरीदारी, कितनों में बिकवाली। तो 1078 ऐसे जहां पर है खरीदारी, 1732 ऐसे जहां पर आपको गिरावट नजर आएगी। यानी आज भी आप देखें तो बेयर्स का एक्शन ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है पूरे मार्केट के ऊपर। निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को देखा जाए, आईटी में तो वीकनेस साफ है। अब इन्फोसिस दबाव बना रहा है, आईसीआईसीआई बैंक लुढ़का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि पिछले हफ्ते तक काफ़ी बढ़िया कर रहा था उसमें प्रॉफिट बुकिंग है, और मारुति भी नीचे चल रहा है। लेकिन बड़े दिनों के बाद एचडीएफसी बैंक, इसमें खास है क्या एक्शन। एक्सिस बैंक भी ऊपर चल रहा है, पावर ग्रिड और आईटीसी जो कि बहुत ही वेल करेक्टेड है, ये भी तकरीबन 8 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन निफ्टी में कोई खास एक्शन नहीं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, एचडीएफसी, एक्सिस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यानी आज जो निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक से इनका दिन है। वहीं अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को देखें तो अकेले 90 अंकों का दबाव बना रहा है। एसबीआई नीचे है, इंडसइंड बैंक नीचे और फेडरल बैंक ये भी नाक के बराबर की थोड़ी सी दबाव दे रहा है। ओवरऑल देखें तो मार्केट फ्लैट चल रहा है। बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली बेटर और निफ्टी आईटी में कोई भी रिलीफ रैली फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रही। लेकिन ये हफ्ते का खेल बड़ा खास देखने को मिलेगा। कारण ये है कि सबसे पहले आपको मैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सैमको सिक्योरिटीज़ के धूपेश धमेजा हैं, आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा साल्वी हैं और इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़ भी हमारे साथ। और इन तीनों खिलाड़ियों की खास बात और विशेषता ये है कि पिछले 3 हफ्ते के जो आपको इस कार्यक्रम में एक्शन देखने को मिले थे, इनके विजेता रहे हैं और क्या परफॉर्मेंस देखने को मिली, ज़बरदस्त। ऐसी ही परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे खिलाड़ियों के से। अब धूपेश धमेजा के पोर्टफोलियो में 12.3% के गेंस देखने को मिले थे। क्षितिजा साल्वी ने तो नए कीर्तिमान हासिल कर लिए, क्या रिकॉर्ड बना लिया 17% के गेंस का। वहीं पंकज रांदड़ जी, जिनके साथ हम पिछले हफ्ते ही बात कर रहे थे, इनके पोर्टफोलियो में इतने उतार चढ़ाव के बावजूद आपको 10% की रैली नजर आई। ओवरऑल आप देखें तो ये तीनों खिलाड़ी हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब तीनों के बीच में हो रहा है मुकाबला, तो ये हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा कि इन तीनों में से कौन बनता है खिलाड़ी नंबर 1। चलिए, अब क्योंकि नए हफ्ते की शुरुआत है तो हमारा पोर्टफोलियो है खाली। ऐसे में सबसे पहले धूपेश धमेजा के पास चला जाए। और सर पहले बताइए कौन सा स्टॉक चुनेंगे? सबसे पहला स्टॉक रहेगा क्यूमिंस। एक अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट हम लोग को विटनेस होता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 4380 का स्टॉप लॉस रहेगा। 4640 के टारगेट के साथ हम इसमें ट्रेड करेंगे। 4640 तक के टारगेट्स आपको कमेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। शुरुआती सत्र से स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़िया, 2-2.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, तो कमेंट्स यहाँ पर रखिएगा आप खास फोकस। क्षितिजा साल्वी के पास चलते हैं और क्या गजब की परफॉर्मेंस रही, 17% के गेंस, ये तो देखते ही बनते हैं। आप तो परफॉर्मेंस आपकी काबिले तारीफ है। स्वागत है आपका। पहला स्टॉक? थैंक यू सर। सो पहला स्टॉक मेरा रहेगा जी शिपिंग का। सो जी शिपिंग हम लोग देखें कि 2 दिन के करेक्शन के बाद आज 10 EMA से बाइंग आई है, तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और हाईएस्ट साइड में जी शिपिंग के लिए 1425 का टारगेट रहेगा और 1291 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1291 रुपए का स्टॉप लॉस और 1425 तक के टारगेट आपको जी शिपिंग। ये भी स्टॉक तकरीबन 2.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। पंकज जी के पास चला जाए। सर नमस्कार, पहला आइडिया जी। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, नाटको फार्मा के ऊपर नजरें हैं, हालांकि 12% बढ़ चुका है स्टॉक। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इसके अंदर मारूगोजू कैंडल बनी हुई है और वॉल्यूम तो क्या शानदार दिया है यहाँ पे, मुझे लगता है 922-923 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 900 रुपए का मेंटेन करना है यहाँ पर। ऊपरी लेवल पर जो टारगेट देखने मिल सकते हैं 960 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं।
सेमाग्लूटाइड के लिए अप्रूवल मिला है और आपका अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड और एक पैटर्न जो हमने समझ लिया है कि अगर स्टॉक 10% ऊपर भी हो तभी भी आप खरीदारी करने से हिचकिचाते नहीं हैं। सिमिलरली जब स्टॉक 7-8% लुढ़क भी जाता है तभी भी वहाँ पर बिकवाली करते हैं, यानी मोमेंटम के साथ जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन है यही स्टॉक होता है सबसे पहला आपकी लिस्ट में। नाटको फार्मा 10-12% की तेजी है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि 960 रुपये तक की अपसाइड है, तो यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। चलिए एक एक आइडिया तो समझ लिया, अब क्योंकि तीन आइडियाज़ इस शो में हमें डिस्कस करने हैं, तो पंकज जी दूसरा आइडिया आप ही पहले बताइए। ये दूसरा जो ट्रेड रहेगा एनएचपीसी के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ आशीष जी, एक गैप छोटा सा जो फिल होने जा रहा है यहाँ पे, तो 76 रुपीज 10 पैसे के आसपास में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। आरएसआई एक पॉजिटिव डाइवर्जन के साथ में नजर आ रहा है यहाँ पे, तो मोमेंटम जो है वो पिकअप हो सकता है यहाँ पे। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे मुझे लगता है कि 74 रुपीज 80 पैसा के आसपास का मेंटेन करना चाहिए। ऊपरी लेवल पर जो है 82 रुपीज तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। 82 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एनएचपीसी प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, यानी कंफर्मेशन से पहले इसको अपनी लिस्ट में जोड़ा है। अब देखेंगे स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। 82 के टारगेट्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। चलिए अब क्षितिजा जी दूसरा आइडिया। मेरा दूसरा आइडिया पावर ग्रिड का रहेगा कि ऑलमोस्ट हम लोग देखिए अच्छे खासी रैली हम लोगों ने पावर ग्रिड में देखी। एक 2-3 दिन के करेक्शन के बाद आज स्टॉक फिर से निकला हुआ है, नीचे से बाइंग आई है, तो मुझे लग रहा है कि हायर साइड में अभी भी अपसाइड है। 315 का टारगेट रहेगा और 289 का स्टॉप लॉस रहेगा। 289 का स्टॉप लॉस, 315 का टारगेट, और निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर्स में भी है। 4% ऊपर है पावर ग्रिड। जरूर कुछ खास हो रहा है स्टॉक पे, नजर रखेंगे हम। धूपेश जी दूसरा आइडिया। दूसरा आइडिया हमारा एस्ट्रल रहेगा। करंट 1615 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। करंट लेवल्स पे एक अच्छा ब्रेकआउट विटनेस होता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से बाइंग की सलाह रहेगी। 1580 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1690 के अपसाइड में हम टारगेट देख सकते हैं। 1690 का टारगेट, 1616 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। 1580 के स्टॉप लॉस के साथ एस्ट्रल लिमिटेड 1.25% ऊपर है। देखेंगे स्टॉक में कैसा एक्शन आए। दो स्टॉक्स हो गए पूरे। तीसरा स्टॉक क्षितिजा जी पहले आप बताइए। और तीसरा स्टॉक रहेगा जी वर्मा, जो हम लोग देखे थे स्टॉक से नीचे से बाइंग आई है 10 EMS। मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है ऊपर का रेंज ब्रीच कर सकता है, तो हाईएस्ट साइड में टारगेट है 4000 का और 3551 का स्टॉप लॉस रहेगा। 3551 के स्टॉप लॉस के साथ 4000 के टारगेट, और बहुत ही आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा। आप इसका 1 साल 2 साल का चार्ट एक बार देखिए, क्या गजब की तेजी स्टॉक में देखने को मिले, और कोई भी डिप आती है उसके बाद ये स्टॉक दुगना चलता है। नजर रखिए 4000 रुपये तक करीबन के टारगेट्स हैं। 3551 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। और ये हो गया तीसरा आइडिया क्षितिजा जी की तरफ से। पंकज जी तीसरा आइडिया। जी एस्ट्रा डीएम के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी आशीष जी। अगेन थोड़ा मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ इसको भी, ब्रेकआउट की कगार पर है। आज का अगर वैसे देखा जाए तो 614 के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करेगा तो एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। मुझे लगता है कि इस रेंज में भी ये काउंटर के अंदर खरीदारी की सलाह होनी चाहिए। यहाँ पे 611 के आसपास खरीदारी की सलाह रहेगी। 600 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर जो टारगेट देखने मिल रहे हैं यहाँ पे 640 रुपए तक के देख सकते हैं। 640 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 612 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। राउंड फिगर 600 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। धूपेश जी तीसरा आइडिया। थर्ड आइडिया हमारा रहेगा डिक्सन। एक अच्छा रिवर्सल काइंड ऑफ फॉर्मेशन पैटर्न हम लोग को विटनेस होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से करंट एक मोमेंटम विटनेस हो सकता है करंट लेवल से। करंट लेवल से बाइंग की सलाह रहेगी। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 11425 का हम स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। अपसाइड के लिए 1450 के टारगेट हम इसमें देख सकते हैं। 11000 सॉरी एक सेकंड में टारगेट रिपीट कर लेता हूँ। जो टारगेट रहेगा इसका 12050 के हम लोग देख सकते हैं। 12050 रुपए का है टारगेट और 11425 रुपए का आपने बताया स्टॉप लॉस। और निश्चित रूप से ईएमएस स्पेस में काफ़ी गजब की रिकवरी आपको देखने को मिली है। आज इन्होंने एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जेवी का भी गठन किया। इस खबर का भी असर देखने को मिल रहा है। स्टॉक फिलहाल ठीक ठाक कर रहा है। 12050 रुपए का टारगेट है। तो चलिए ये रहे हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के तीन आइडियाज़ जो कि अपने लिस्ट में इन्होंने शामिल कर दिए गए हैं। तो एक काम करते हैं, अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद आज की जो लिस्टिंग है फ्रैक्टल एनालिटिक्स, इसके को फाउंडर श्रीकांत वेलकन्नी और CFO अश्वथ भट्ट के साथ हम करेंगे खास बातचीत। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शो में आगे और बात करते हैं AI और एनालिटिक्स कंपनी फ्रैक्टल एनालिटिक्स की। इसकी लिस्टिंग बिल्कुल फ्लैट देखने को मिली है। इशू प्राइस पर कंपनी की लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग के बाद क्या है ग्रोथ आउटलुक और कैसी रही लिस्टिंग, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के को फाउंडर श्रीकांत वेलमकन्नी
और CFO अश्वट भट्ट साहब हैं हमारे साथ। आप दोनों का नमस्कार, शो में स्वागत है। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस लिस्टिंग को। हालांकि लिस्टिंग अगर आप देखें तो थोड़ी सी सुस्त देखने को मिली है अब, लेकिन सर श्रीकांत जी आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि आपका बिजनेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आम आदमी को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। हाई लेवल का एडवांस्ड आपका कारोबार है और क्योंकि आपने कंपनी की शुरुआत की है तो सबसे पहले यही समझना चाहेंगे सर, दरअसल आपकी कंपनी करती क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, दुनिया भर की जो कंपनियां हैं, बड़ी से बड़ी कंपनियां, हर दिन कई सारे करोड़ों अरबों डिसीजंस मेक करती हैं कि किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, सप्लाई कितने प्रोडक्ट को कितने ऑर्डर करनी चाहिए, कहाँ पर बेचना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए ताकि उनका ग्रोथ बढ़ जाए, उनकी प्रॉफिट्स बढ़ जाएं और उनका जो इनोवेशन है वो भी अच्छा रहे, तो वो मार्केट में रेलेवेंट रहें। इसके लिए उनको डिसीजंस कर लेने पड़ते हैं और ये डिसीजंस हम अपने तजुर्बे पे ले सकते हैं या फिर मॉडल्स या फिर AIs के द्वारा ले सकते हैं। अब फ्रैक्टल करती क्या है कि फ्रैक्टल ऐसे AI मॉडल्स बनाती है जिससे कि ये डिसीजंस अच्छे हो जाएं और उनसे उनके प्रॉफिट्स और ग्रोथ बढ़ जाए। तो फ्रैक्टल का जो काम है वो डायरेक्टली रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट करता है दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के। जैसे फॉर्च्यून 500 कहा जाता है, उनमें से करीब 1/4 कंपनीज फ्रैक्टल से अभी भी ऑलरेडी काम करती हैं और हम इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाते हैं। तो फ्रैक्टल का काम है AI को यूज़ करके, एल्गोरिथम्स को यूज़ करके डिसीजंस इंप्रूव करना और रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स बढ़ाना, ये काम करती है फ्रैक्टल। ऑल राइट, तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो AI का इस्तेमाल करती कंपनी। और सर आपने बताया भी, ये DRHP में भी देख रहा था कि कोई भी आपका कंपेरेबल पीयर नहीं है, कोई कंपनी नहीं है भारत में। जी, लिस्टेड पीयर्स नहीं है हमारे। कई सारे कंपनियां जो कि थोड़ा बहुत इधर उधर से उनका कंपटीशन रह सकता है, लेकिन कोई ऐसा डायरेक्ट पीयर नहीं है। तो जब हमें ये मौका मिला कि हम बताएं कि कौन से पीयर हैं, हमने देखा तो हमको लगा कोई है नहीं। जबकि जेनेरिक कैटेगरी में, जैसे अब कोको कोला कहते हैं, कोको कोला कह सकती है कि देखिए मैं पेप्सी से कम्पीट कर रही हूँ, कि या फिर कर रहा हूँ, कि या फिर मैं नींबू पानी और कॉफ़ी या चाय और पानी से कम्पीट कर रहा हूँ। इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन हैं, लेकिन प्योर प्ले AI कंपनीज दुनिया में बहुत कम है और फ्रैक्टल सबसे पहली ऐसी कंपनी है और दुनिया के सबसे बड़े बड़े कंपनीज को हम सर्व करते हैं। और जैसे लिस्टेड कंपनीज, एक कंपनी है पैलेंटियर, US के स्टॉक मार्केट्स में है, एक है C3.ai और इंडिया में लिस्टेड कंपनी एक है जो है लेटेंट व्यू। इनसे थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ है फ्रैक्टल के बिजनेस में। ठीक बात है। CFO साहब आपसे सवाल पूछना चाहूँगा क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन को लेकर, क्योंकि मैं देख रहा था कि ऑलमोस्ट आपके जो 50% रेवेन्यू आती है, टॉप लाइन आती है, ये टॉप 10 कंट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर्स आपके। इसको कैसे एड्रेस करेंगे? क्या ये बड़ी कोई टेंशन वाली बात है? क्लाइंट कंसंट्रेशन हम इस तरफ से देख रहे हैं। पहले ये बात है कि हमारा क्लाइंट कंसंट्रेशन बेटर होता जा रहा है। हम इस दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों से काम करना चाहते हैं। इसको हम बोलते हैं मस्ट विन क्लाइंट्स। सो जिस कंपनी का 90,000 करोड़ रेवेन्यू हो और 1,80,000 करोड़ मार्केट कैप हो, इसीलिए हमारा टारगेट जो कंपनी होता है जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं वो बड़े बड़े कंपनी होते हैं। इसीलिए हमारा क्लाइंट कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम बड़े कंपनियों से बहुत ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हैं। इसलिए इसको हम इतना बड़ा रिस्क नहीं समझते हैं। और एक और बात है, हमारा क्लाइंट कंसंट्रेशन इज़ गेटिंग बेटर, बहुत बेटर होते जा रहा है और भी होता जाएगा, क्योंकि हम दुनिया के 123 बहुत बड़े कंपनियों से ऑलरेडी काम करते रहे हैं और भी उसको भी और बढ़ाएंगे। राइट श्रीकांत सर आपसे सवाल होगा, ये पूरा दुनिया भर का IT कंपनीज अगर आप देखें तो हिल चुकी हैं, चाहे आप नास्डैक को देखें या फिर पिछले एक हफ्ते में जिस प्रकार से बड़ी IT कंपनीज में हमने गिरावट दिखी। ये एंथ्रोपिक का जो नया टूल आया है, इससे आपकी कंपनी पर कैसा असर होगा? जी, ये जो एंथ्रोपिक का टूल है ये बहुत अच्छा टूल है और जिस तरह से AI प्रोग्रेस हो रही है, हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है और कुछ ना कुछ मैजिक हर दिन देखने को मिलता है। ये जो मैजिक है ये हम फ्रैक्टल भी अपने मॉडल्स बनाता है जो कि अपने आप में ही मैजिकल है, लेकिन ये सारे जो मैजिक है इसको लेके बड़ी बड़ी कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करें, उनकी रेवेन्यू की गति कैसे बढ़ाएं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, ये जो काम है ये फ्रैक्टल का काम है। अगर जो हमारा जो टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अगर वो बेटर हो जाए, वो बेहतर हो जाए, तो उससे हमारा फ़ायदा होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो मैजिक
जो बड़े बड़े कंपनियां चाहती हैं वो हम उनको दिला सकते हैं। तो फ्रैक्टल के लिए ये डिसरप्टर हैं, डिसरप्टेड नहीं हैं। ये ऐसे जो टूल्स आती हैं और फ्रैक्टल जो बनाती है, इससे रिजल्ट्स बढ़ते हैं, रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं, तो फ्रैक्टल का और फ़ायदा हो सकता है। अश्वथ सर, आपसे सवाल है मेरा कि अब तक, क्योंकि अब लिस्टिंग होगी तो आप खुलकर गाइडेंस रेवेन्यू ग्रोथ पर बात कर सकते हैं, अब तक ग्रोथ कैसी देखने को मिली और FY27 कैसा आउटलुक लग रहा है? आप अगर देखिए तो FY25 में हमारा ग्रोथ 26% हुआ था और फर्स्ट हाफ में हमारा ग्रोथ 20% हुआ है। So industry is growing at around 17%. Industry is growing based on the research report, and the same 17% used to be 13% in the past. So when the industry was growing at 13%, we were growing at around 26%. So we would like to keep the same amount of overperformance against the industry growth. So आप समझ सकते हैं कि मतलब पहले हाफ में हमने 20% तक ग्रो किया है और पिछले साल हमने 26% तक ग्रो किया है, उसको हम उसी को जारी रखना चाहते हैं आगे। ऑल राइट सर, अच्छा ग्रोथ आउटलुक यहाँ पर नजर आ रहा है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन लिस्टिंग के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली अब देखते हैं रिपोर्ट कार्ड यानी परफॉर्मेंस तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से क्या आइडियाज आए थे। तो सबसे पहले आप देखिए धूपेश धमीजा का पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आधे प्रतिशत की तेजी एस्ट्रल में, डिक्सन टेक फ्लैट है, कमेंस ये 0.25% के आसपास का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। वहीं अगर आप देखें क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो को तो बढ़िया गेंस यहाँ पर GE शिपिंग और पावर ग्रिड में जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किए गए वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो को देखा जाएगा तो वाह, आधे प्रतिशत की तेजी NHPC और एस्टर DM में है। फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ कि अब तक क्या है एक्शन, 1% के मूव देखने को मिले तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स, यानी शुरुआत बहुत शानदार देखने को मिली है। चलिए आप तीनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आइडिया शेयर करने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।